अब मैं चुप नहीं रहूंगी। रंजीत ऑफिस से घर आया तो देखा बाहर बरामदे में माँ पापा अपना सामान पैक किए हुए बैठे थे। शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अपने सामान के साथ देखकर रंजीत हैरान होते हुए उनसे बोला, ये आप लोग सामान पैक कर कहाँ जा रहे हो? हमें नहीं रहना तेरे घर में। हमारा पेट भर गया तेरी पत्नी की बातों को सुन सुनकर। हम तो छोटे के पास चले जाएंगे। कितना सुनाती है ये आजकल हमें। माँ आंसू बहाते हुए बोली, पर हुआ क्या है बताओ तो सही। अभी 2 घंटे पहले जब मैं ऑफिस गया था तब तो सब कुछ ठीक था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए? रंजीत माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा अब तेरे घर से हमारा दाना पानी उठ चुका है। हमें तो तू छोटे के पास छोड़ आ। हम तो उसी के पास रह लेंगे। कम से कम शांति की और सम्मान की रोटी तो खाएंगे। यहाँ तो तेरे घर में हमें 10 बातें सुननी पड़ती हैं, तब जाकर रोटी नसीब होती है। हम अपने पोते पोती से मजाक भी नहीं कर सकते हैं क्या? अब की बार पापा बोले, पापा अंदर तो चलो, अंदर बैठकर शांति से बात करते हैं। मैं बात करता हूँ कविता से। आखिर क्या बात हो गई, मैं भी तो जानूं। रंजीत उन्हें समझाते हुए अंदर लाने की कोशिश करने लगा। तू ही जानते रह तेरी पत्नी से बातें। हमें तो छोड़ा, हमें नहीं रहना इस घर में। सिर्फ इतना ही तो कहा था मैंने अपने पोते से कि हम तुझे तेरी मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं। उस पर इतना सुना दिया। माँ अपनी साड़ी से अपने आंसू पोंछते हुए बोली। आखिरकार रंजीत जैसे तैसे हाथ पैर जोड़कर उनको मनाकर अंदर ले आया। उन्हें उनके कमरे में बिठाकर बाहर से उनका सामान भी उठा लाया और उसे कमरे में लाकर रख दिया। फिर सीधा तमतमाता हुआ अपने कमरे में पहुंचा, जहां उसकी पत्नी कविता पलंग पर बैठी हुई कपड़े समेट रही थी। बाहर इतना तमाशा हो रहा था और कविता चुपचाप कमरे में बैठी हुई थी। ये देखकर कमरे में आते ही उसने कविता पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वाह, बाहर इतना तमाशा हो रहा है और तुम यहाँ शांति से बैठी हुई हो। आजकल तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। आजकल मेरे माता पिता के सामने तुम कुछ ज्यादा ही जबान चलाने लगी हो। यही सिखाया है तुम्हारे माता पिता ने? उसकी बात सुनकर कविता ने कपड़े समेटते हुए ही लंबी सांस भरते हुए कहा, अगर शादी के 10 साल बाद बहू अपनी जबान चलाने लगी है तो जाहिर सी बात है ये तो तुम्हारे ही परिवार ने सिखाया होगा, क्योंकि अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों को तो वो शुरुआत में ही दिखा चुकी थी। जब 10 साल तक चुप रह ली थी तो अभी भी चुप ही रह लेती। क्यों बेवजह अपनी जबान चला रही हो? क्यों घर की शांति भंग कर रही हो? और क्यों बेवजह मेरा जीना दुश्वार कर रही हो? रंजीत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, 10 साल तक मैं इसलिए चुप रह ली कि मुझे ये उम्मीद थी कि कभी तो मेरा पति मेरे लिए बोलेगा। लेकिन इस 10 सालों में जब उसने एक शब्द नहीं बोला तो आखिर अपने लिए मुझे खुद ही बोलना पड़ा। जब उनके लिए तुम यहाँ मुझसे लड़ने को तैयार हो जाते हो तो कभी मेरे लिए भी उन लोगों से लड़ लिया करो। हमेशा पत्नी ही गलत नहीं होती है, कभी कभी माता पिता भी गलत होते हैं, कविता ने जवाब दिया। बस करो तुम अपना ये ड्रामा। देखो आज वो लोग घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। रंजीत ने कहा, मेरे कारण? मेरे बच्चे को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हो, ये कहकर कि वो तुम लोगों को प्यार नहीं करती। कैसे बचपन में तुम लोगों को यहाँ छोड़कर अपने मम्मी पापा से मिलने चली जाती थी और कह रहे हो कि मेरे कारण वो लोग घर छोड़ने को तैयार हैं। कहीं नहीं जाने वाले वो लोग, बस ड्रामा कर तुम्हें डरा रहे हैं। आज 10 साल तो मुझे इस घर में हो गए हैं। क्या मुझे नहीं पता है कि उनके छोटे बेटे बहू ने तो कभी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई? एक तुम ही हो जो उनके ड्रामे को सच मान लेते हो, कविता ने कहा। तुमसे तो आजकल बहस करना अपना सिर फोड़ने के बराबर हो गया है। पता नहीं क्या समझने लगी हो अपने आप को। अब बैठी क्या हो? रसोई में जाओ और जाकर खाना बनाओ सबके लिए, कहकर रंजीत कमरे के बाहर आ गया। इतने तमाशे के बाद भी मेरे ही हाथ का बना हुआ खाना खाना है, कविता मन ही मन बोली और उठकर रसोई में चली गई। कविता को इस घर में 10 साल हो गए थे। इन 10 सालों में कितना बदल गई थी वो।
जब शादी होकर आई थी तब कितने अरमान लेकर आई थी कि एक अच्छी बहू और पत्नी बनकर दिखाऊंगी, ससुराल में सबको खुश रखूंगी। पर उसे तो ये पता ही नहीं था कि ये सब एक तरफा नहीं होता है। इसके लिए कोशिश तो दोनों तरफ से होती है। सास ससुर शुरू से ही तेज स्वभाव के थे। उन्होंने कभी भी उसे घर में अपनी जगह बनाने ही नहीं दी। हमेशा उसके साथ परायों जैसा व्यवहार किया। उसे बात बात पर झिड़क देना उसकी आदत थी। एक बार तो वो रंजीत के सामने ही ऐसा व्यवहार करते थे, पर रंजीत कभी कुछ नहीं कहता था और इस कारण उनकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। शादी के कुछ दिनों बाद कविता ने सबके लिए खाना बनाया था। देवर और रंजीत तो शौक से खाना खा रहे थे, लेकिन सास ससुर को उसका बनाया खाना पसंद नहीं आया। ससुर जी ने तो सीधे थाली उठाकर ही फेंक दी और चिल्लाकर बोले, अपने माँ बाप के लिए भी ऐसा ही खाना बनाती थी क्या? ढोर समझ रखा है क्या हमको? हम ऐसा खाना खाते हैं क्या? इस पर सास ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। ये देखकर कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने तो अपने घर में ऐसा माहौल देखा ही नहीं था। पर मजाल कि रंजीत ने कुछ कहा हो। उल्टा कमरे में आकर उसने कविता को ही समझाया, एक बार माँ से पूछ लिया करो कि कैसा खाना बनाना है और उनकी पसंद का ही खाना बना दिया करो। अब तो आलम यह था कि वो आए गए रिश्तेदारों के सामने, आस पड़ोसियों के सामने भी उसे अच्छे से लताड़ देते थे, जैसे उसका कोई सम्मान ही ना हो। अब तो मेहमानों के सामने भी खाना अगर उनकी पसंद का नहीं बनता था तो वो लोग सीधा थाली उठाकर फेंकते थे और हर बार कविता यही इंतजार करती रह जाती थी कि कभी तो मेरा पति मेरे लिए बोलेगा। पर वो दिन कभी नहीं आया। कविता 2 बच्चों की माँ भी बन गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बदलाव नहीं था। अब तो आलम यह था कि वो लोग खुद तो कविता के साथ उसके बच्चों को उसके मायके नहीं जाने देते थे। बच्चों को घर पर ही रख लेते थे और फिर बच्चों के कान भरते थे कि देखा, तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़कर चली गई। कविता मन ही मन कुढ़ती रहती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे रुककर वापस चली आती थी। रंजीत से कहती तो रंजीत भी यही कहता, अरे माँ पापा, अब दादा दादी हैं तो अपने पोते पोती से मजाक कर रहे हैं, क्यों बात को दिल पर ले रही हो? और फिर उनका मन बच्चों के बगैर नहीं लगता, इसलिए बच्चों को यहाँ रख लेते हैं। वक्त यूं ही बीत रहा था। देवर की भी शादी हो गई थी। देवरानी के साथ भी उन्होंने ऐसा व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार देवर लड़ पड़ा और अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया। तब से दोनों रंजीत के साथ ही रहते थे। जानते थे कि दाल तो यहीं गलेगी। छोटे के पास तो दाल गलने से रही। देवरानी भी इतनी तेज थी कि वो उन लोगों को बुलाती तक नहीं थी। वो तो साफ कहती थी कविता को, आप ही झेलो इनको, मेरे बस की नहीं है कि मैं इनको झेलूं। मेरे जैसी तो इन्हें 2 और सुना देगी। लेकिन अभी 5 महीने पहले की बात थी। देवर देवरानी के बेटे का पहला जन्मदिन था। काफी बड़ा आयोजन किया गया था। इस कारण कविता के मायके वालों को भी बुलाया गया था। खैर, आयोजन बहुत अच्छे से हो गया। जब घर पर आए तो कविता का 5 वर्षीय बेटा उसके पास आया और बोला, मम्मी, चीकू के नाना नानी कितने अच्छे हैं ना, कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए उन्होंने। मेरे नाना जी तो फटीचर हैं, इसीलिए आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती हो। ये सुनकर कविता हैरान रह गई। उसने उसके गाल पर उसी समय एक चांटा रसीद कर दिया। इससे वो रोने लगा और रोते रोते बोला, मैंने क्या गलत कहा? जो दादा दादी ने कहा वही तो बोला था मैंने। बस ये सुनकर कविता के तन बदन में आग सी लग गई। उसने रंजीत की तरफ देखा, लेकिन रंजीत ने कुछ नहीं कहा। तब कविता ने डिसाइड कर लिया कि जब पति नहीं बोल रहा है तो अब वही बोलेगी। वो उठकर सीधा उनके कमरे में गई और जाते ही बोली, माँ जी, पापा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कहा आपने अपने पोते से कि उसके नाना फटीचर हैं? कह दिया तो क्या हुआ, कोई पहाड़ टूट पड़ा क्या? जो सच है वही तो बोला है। ससुर जी तमकते हुए बोले, बस जो बोलना था बोल लिया आपने। आज के बाद दूर रहना मेरे बच्चों से। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। कविता के कहते ही सास ससुर दोनों चिल्लाने लगे। बात बढ़ती देखकर रंजीत कविता को खींचकर अपने कमरे में ले गया। बस वो दिन था और आज का दिन है। अब कविता सीधे मुंह पर जवाब देती थी। हालांकि इस बीच वो कई बार छोटे बेटे के घर जाने की कोशिश करते थे।
कोशिश क्या करते थे, नाटक करते थे, पर मन ही मन वो दोनों भी जानते थे कि वहां कोई सम्मान नहीं मिलेगा।